वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 3 अगस्त 2021 और 3 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस प्रश्न से जुड़े हुए तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था विस्तार पूर्वक। तो यहाँ पर हमारा जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुपौल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सुपौल में अगर तीसरा है तो अन्य दो किस जिले में है। तो अन्य दो बायोडायवर्सिटी पार्क जो बिहार में है ये अररिया और गया जिले में स्थित है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो सारी चीज़ों का आप याद रखिए। सभी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक जरूर लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगस्त माह से संबंधित एक दिवस को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो 1 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है और अगस्त माह का जो प्रथम रविवार होता है वो मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात इस वर्ष 2021 में अगस्त माह का प्रथम रविवार 1 अगस्त को पड़ा, तो 1 अगस्त को मैत्री दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया गया। और फिर यहाँ पे हमारा अगला है 2 अगस्त। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कल मैंने आपको इसके बारे में विस्तार से बताया था। और आज है 3 अगस्त। तो 3 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मैथिली शरण गुप्त जयंती अर्थात इसकी जयंती को कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको ये सारी जानकारी याद रखना है। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं सारी चीज़ों को अपडेट करता चलूंगा। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चर्चा हो रही है मैथिली शरण गुप्त की, तो इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर मैंने ऐड किया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और वे पेशे से कवि, राजनेता, नाटककार और अनुवादक थे और उनकी जयंती के अवसर पर 3 अगस्त को हर साल कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें याद रखना है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 3 अगस्त 1886 को हुआ था और ये पेशे से राजनेता, कवि, नाटककार और अनुवादक थे और इनकी जयंती को प्रत्येक वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था या फिर कहकर बुलाया जाता था। यहाँ पे अगला पॉइंट है उनकी कृति भारत भारती जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई, जिसके बाद महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी, राष्ट्रकवि कहकर संबोधित किया था। ये कारण इसके पीछे का यह था कि इन्होंने जो मतलब कि इनकी जो रचना थी भारत भारती जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी, तो इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे अपना काफी प्रभाव छोड़ा। तो इसी वजह से महात्मा गांधी ने इसे राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। और यहाँ पे अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे और भारत सरकार ने 1954 अर्थात 2 वर्ष बाद उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और उनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो पंचवटी, साकेत, भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत आदि इनकी प्रमुख रचना है। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी आप इनसे संबंधित याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके हम लोग सारे प्रश्न देखेंगे और इनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं, यानी कि बिहार के कितने शिक्षकों को नामित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा 6 शिक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बार बता दूं कि इस वर्ष यानी कि 2021 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के रेस में बिहार के 6 शिक्षक शामिल हैं और केंद्र सरकार ने इनकी गंभीर दावेदारी पर मुहर लगाई है और अब इन शिक्षकों को नेशनल ज्यूरी के माध्यम से अपना प्रस्तुतिकरण करना होगा। अर्थात 5 अगस्त को बिहार से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए बिहार से नामित किए गए सभी 6 शिक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशगी होगी। उसके बाद ये निर्धारित होगा कि कौन इस विजेता घोषित होंगे, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में बिहार के कौन शिक्षक विजेता घोषित होंगे, ये 6 शिक्षकों में से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आगे लिखा गया अगला पॉइंट में कि नामित 6 शिक्षकों में से 4 पुरुष जबकि 2 महिला शिक्षक शामिल हैं। 3 मध्य विद्यालय जबकि 3 माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं। ये शिक्षक कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, मधुबनी और पटना जिले से हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको याद रखना है। कुल मिला के 6 शिक्षकों को इसमें नामित किया गया है और ये 5 अगस्त के बाद निर्धारित हो जाएगा कि कौन ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के विजेता है, ये 6 शिक्षकों में से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है यह कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ पर रेल इलेक्ट्रिक इंजनों की मरम्मत होगी। ये घोषणा भी हाल ही में किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सिद्ध हो सकता है आपके लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमालपुर जो कि मुंगेर में है। तो जमालपुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही के घोषणा के अनुसार जमालपुर रेल कारखाना बिहार का पहला रेल कारखाना होगा जहां पर इलेक्ट्रिक इंजनों की मरम्मत होगी और यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक इंजनों का रख रखाव भी होगा। तो ये बिहार के मुंगेर जिले में है जमालपुर, और यहीं पर मतलब कि इलेक्ट्रिक इंजनों की मरम्मत होगी, साथ ही इसका रख रखाव का भी कार्य होगा। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट लिखा गया कि वर्तमान में ऐसे इलेक्ट्रिक इंजनों का रखरखाव पश्चिम बंगाल के लिलवा में होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार का जो पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, वहां पर एक जगह है लिलवा, वहां पर ऐसे ही कार्य किया जाता है। अर्थात वहां पर इलेक्ट्रिक इंजन, जो रेल इलेक्ट्रिक इंजन है, उनका रखरखाव तथा मरम्मत का कार्य किया जाता है। तो बिहार के इतिहास में पहली बार ये जमालपुर में स्टार्ट किया जा रहा है, मुंगेर में। तो आपको यहाँ से ये याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है ये प्रश्न आपके आने वाले समय में। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो जमालपुर और मुंगेर की बात हुई तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मुंगेर एक प्रमंडल है। मैंने आपको बताया था कि बिहार में 9 प्रमंडल है, जो कि मुंगेर भी एक प्रमंडल है। और मुंगेर प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये मुंगेर ही है, और इसके अंतर्गत जो जिले हैं ये मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा है। ये आपको यहाँ से याद रखना। आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिहार के सभी 9 प्रमंडल की सूची और सभी मुख्यालय और जिलों की सूची इसमें शामिल किया गया है। अब यहाँ पर हम इसको मैप पर देख के समझते हैं कि मुंगेर हमारा यहाँ पर मैप में कहाँ पर है। तो जब आप मैप पर मुंगेर को ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको मुंगेर की स्थिति देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक प्रश्न याद रखना है कि जो भी बिहार के महत्वपूर्ण जिले हैं, जो खासकर वहां से प्रश्न बनते हैं कि उनकी सीमा, मतलब उन जिलों की सीमा कितने जिलों के साथ अपने जिले की सीमा को साझा करता है। अर्थात यहाँ पे अगर मैं उदाहरण के लिए मुंगेर लूँ तो मुंगेर के जिला की जो सीमा है, मुंगेर जिला की सीमा, ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो हम लोग यहाँ पर काउंट कर लेते हैं ये कितने जिले हैं। तो बांका 1, भागलपुर 2, खगड़िया 3, बेगूसराय 4, लखीसराय 5 तथा जमुई 6। कुल मिला के ये 6 जिले हैं जो कि मुंगेर जिले की सीमा को साझा करता है। और यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि यहाँ पर मुंगेर प्रमंडल के जो अंतर्गत जो जिले हैं वो कौन कौन से जिले और वो मुंगेर से किधर पड़ते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। जो 6 जिले, सबसे पहले ये ध्यान रखें मुंगेर एक प्रमंडल है और ये वास्तव में एक जिला भी है। तो हम लोग यहाँ पर इसे काउंट करते हैं 1। और उसके बाद हमारा दूसरा है खगड़िया। जब आप मैप पर देखेंगे तो खगड़िया आपको यहाँ पर दिखेगा, ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा है, देखिए पहला मुंगेर हो गया, दूसरा खगड़िया हो गया, तीसरा हमारा है बेगूसराय। बेगूसराय जब आप इधर नजर डालेंगे तो बेगूसराय ये तीसरा हो गया। और चौथा हमारा है जमुई। जमुई देखिए यहाँ पर है, ये चौथा हो गया जमुई। 5वां हमारा है लखीसराय। तो 5वां हमारा देखिए ये हो गया लखीसराय। जबकि 6ठा हमारा है शेखपुरा। जब आप यहाँ पर देखेंगे मैप पर शेखपुरा की स्थिति तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा इधर। तो ये है शेखपुरा। ये 6 जिले जो है ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं और मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर ही है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं कि मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले हैं, वो कौन कौन से जिले हैं। तो आने वाले समय के लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में ही नहीं बल्कि आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे संबंधित चीजों को आप यहाँ से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में हाल ही में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है, कौन सा पदक अपने नाम किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 के 10वें दिन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने चीन की हे बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है। अब यहाँ पे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये देखिए यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बताऊं कि ये भारत की केवल एकमात्र ऐसी ओलंपिक खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक अपने नाम किया है। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनेंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। इन्होंने कौन सा पदक जीता, ये किस देश की किसको हराकर ये कांस्य पदक जीता, तो ये सारे प्रश्न बनेंगे आपके आने वाले समय में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है चीन की हे बिंग जियाओ को हराकर इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। अब यहाँ पर अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इस प्रकार वह ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कंडीशन ये है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है ये पीवी सिंधु, जो कि मतलब लगातार 2 ओलंपिक पदक अपने नाम किया। पहला तो स्वर्ण है और दूसरा कांस्य है, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट लिखा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का यह दूसरा पदक है। सबसे पहले मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के 49 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि पहला जो मेडल था ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के नाम, तो मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था 49 किलो भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में। ये आपको ध्यान रखना। वहीं पर दूसरा, अगर हम बात करें दूसरे मेडल की, तो दूसरा मेडल जो प्राप्त किया गया पीवी सिंधु के द्वारा कांस्य पदक। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की वंदना कटारिया ओलंपिक मैच में गोल की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये किस राज्य की किस जगह की रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वंदना कटारिया हरिद्वार उत्तराखंड की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में चल रहे ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका को 4-3 से हराया और इसी मैच में हरिद्वार उत्तराखंड की वंदना कटारिया ने 3 गोल दागकर इतिहास रच दिया और इसके साथ ही वे ओलंपिक मैच में गोल की हैट्रिक लगाने वाले भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ओलंपिक मैचों में गोल की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? ये वंदना कटारिया बनी है, जो कि उत्तराखंड हरिद्वार की रहने वाली है। अब यहाँ पे आगे इनके बारे में लिखा गया है। अब जो यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं यही है वंदना कटारिया। अब यहाँ पे वंदना कटारिया के बारे में लिखा गया है कि वंदना कटारिया भारत के लिए अब तक 218 मैच खेल चुकी है और कुल 58 गोल किए हैं और इस वर्ष 2021 में उन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए भी नामित किया गया है। अब यहाँ पे भारतीय महिला हॉकी टीम के बारे में लिखा गया कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान वर्तमान में रानी रामपाल है और इन्हीं की नेतृत्व में यहाँ पर ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में ये मतलब कि जीत हासिल किया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरह का मतलब कि पहली बार ये रिकॉर्ड को अपने नाम किया गया है वंदना कटारिया के द्वारा। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, केरल सरकार ने हाल ही में किस परियोजना के तहत मिनी पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है? तो केरल सरकार ने अभी हाल ही में किस परियोजना के तहत मिनी पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि कर्ण योजना के तहत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर इस बारे में जानते हैं कि केरल सरकार ने हाल ही में कृषि कर्ण परियोजना के तहत मिनी पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है और यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस है, जो कि नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और कोर 3 इनोवेशन की एक संयुक्त पहल है। और यहाँ पे इसी में आगे लिखा गया कोर 3 इनोवेशन एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि खेतों के लिए एंड टू एंड सपोर्ट प्रदान करने का दावा करती है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, केरल सरकार ने अभी ये निर्णय लिया है जो कि इस कृषि कर्ण योजना के तहत मिनी पॉली हाउस बनाया जाएगा, जिसका मतलब कह सकते हैं ये ग्रीन हाउस का ही मतलब एक प्रकार का ग्रीन हाउस है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको याद रखना, ये कृषि से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, कृषि कर्ण परियोजना के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में इसरो नासा ने संयुक्त मिशन निसार अर्थात नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च करने की घोषणा की है? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह संयुक्त रूप से इसरो और नासा का ये मिशन है जिसका नाम है निसार अर्थात नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। इस उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च करने का घोषणा किया गया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2023 में इसे लॉन्च करने का घोषणा किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में इसरो नासा ने संयुक्त मिशन निसार अर्थात नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को 2023 में लॉन्च करने की घोषणा की है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया निसार इसरो और नासा के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। अब यहाँ पर इस बारे में बता दूं ये आखिर है क्या, पृथ्वी अवलोकन मिशन क्या है, इसके तहत क्या कार्य होगा? तो यह एक डुअल बैंड अर्थात एल बैंड और एस बैंड रडार इमेजिंग मिशन है जो कि उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके पूरे विश्व में पृथ्वी की सतह में परिवर्तन का मापन करेगा, यानी किस प्रकार से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो रहा है उसकी यहाँ पर मतलब कहते हैं एनालिसिस किया जाएगा इस मिशन के तहत, इस रडार मिशन के तहत, जो कि संयुक्त मिशन है इसरो और नासा का। नासा जो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, वहीं पे इसरो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल दिया था इसरो के बारे में। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि दृष्टि बाधित लोगों को पढ़ने की सहूलियत के लिए हाल ही में किस नाम से एक नई मशीन बनाई गई है, एक नई मशीन विकसित की गई है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा दिव्य नयन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने की सहूलियत को बढ़ाने के लिए हाल ही में एक नई मशीन दिव्य नयन तैयार किया गया है और इस मशीन का निर्माण चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर इनसे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट और भी है जो कि आपको याद रखना। आप जहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही वो मशीन है जिसको कभी हाल ही में तैयार किया गया है। इसका नाम है दिव्य नयन और इसे तैयार कौन किया है? तो ये चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के द्वारा तैयार किया गया है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया यह मशीन संपर्क स्कैनिंग पद्धति पर आधारित है जो कि मल्टी कॉलम दस्तावेज का विश्लेषण करके पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। अब ये संपर्क स्कैनिंग पद्धति क्या है? अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये क्या है आखिर। तो उपयोगकर्ता जिस दस्तावेज को पढ़ना चाहते हैं उसके ऊपर इस उपकरण को रखा जाता है और फिर वह स्कैन होकर ऑडियो फाइलें मशीन में ऐड हो जाते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा सुना जाता है। अब यहाँ पर यह ध्यान रखेगा उपयोगकर्ता जिस भी दस्तावेज को, यानी कि उनके पास अगर कोई कॉपी है, कोई बुक है, कोई उपन्यास है, किसी भी चीज को जो पढ़ने योग्य है, जो लिखित सामग्री है, जो कागज पे है, उस चीज को मतलब उसके ऊपर इस मशीन को रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस मशीन का कार्य क्या है कि स्कैन कर उसे ऑडियो फाइल में बदल देना। इसकी ये फंक्शनलिटी है कि ऑडियो में बदल जाती है, उसके बाद जो कि उपयोगकर्ता होते हैं वो इन्हें मतलब आसानी से सुन सकते हैं। जो कि यहाँ पर इसमें आगे लिखा गया कि इसमें यूएसबी, ब्लूटूथ, वाईफाई, लैन, हेडफोन इत्यादि जैसे इंटरफेस शामिल है, यानी कि ये सारी चीजों से लेस है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है दृष्टिबाधित लोगों के लिए। ये पढ़ने में काफ़ी सहूलियत प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, दिव्य नयन इसका नाम है इस मशीन का, जो कि केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और ये किस पर आधारित है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये संपर्क स्कैनिंग पद्धति पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? किस बैंक का लाइसेंस अभी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रद्द किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कंपनी लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब ये क्यों लाइसेंस रद्द किया गया है, इसके बारे में कुछ चीजों को यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने गोवा स्थित मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कंपनी लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है। आरबीआई ने यह फैसला बैंक की खराब वित्तीय हालात के चलते लिया है। अर्थात रिजर्व बैंक के अनुसार यह वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान रखते हुए, ये खराब जो वित्तीय स्थिति है बैंक की, उसी को ध्यान रखते हुए आरबीआई ने फैसला लिया और उसका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। अब ये लाइसेंस रद्द किए जाने के साथ ही बैंक के जमा लेने और पेमेंट करने पर भी रोक लगा दी गई है। मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार की पेमेंट नहीं होगी, कोई भी प्रकार की जमा नहीं होगी। तो ये सारा मतलब कर सकते हैं पूरी तरह से इसका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अब यहाँ पे बात है भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सारी चीजें मैं आपको कल ही बता दिया हूँ। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। आपको 1 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में। आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 900 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो सचमुच आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है कि भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच हाल ही में समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट के 36वें संस्करण का आयोजन किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडोनेशिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस बारे में जानते हैं कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट के 36वें संस्करण का आयोजन किया गया है। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। तो ये 36वां संस्करण है, लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर उसी चीज को मैंने लिखा है अगले पॉइंट में। इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी, और तब से भारत और इंडोनेशिया समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिवर्ष 2 बार, यानी कि वर्ष में 2 बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन IMBL पर समन्वित गश्ती करते हैं। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और ये वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। और इस वर्ष 2021 में जो ये 36वां संस्करण आयोजित किया गया, ठीक है, ये भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच में आयोजित होता है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित दिग्गज एथलीट मान कौर का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 105 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये सबसे उम्रदराज, मतलब कि कह सकते हैं खिलाड़ियों की सूची में, सबसे उम्रदराज एथलीट की सूची में शामिल है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में 105 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि दिग्गज एथलीट मान कौर का जन्म चंडीगढ़ में 1 मार्च 1916 को हुआ था। वो दुनिया की सबसे बुजुर्ग एथलीट में से एक है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये आप ध्यान रखेंगे, चंडीगढ़ में ही एक अस्पताल में बीमारी के बाद इनका निधन हुआ है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है, उन्होंने कुल 35 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल अपने नाम किया। 2011 में मान कौर को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया था। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, यही है मान कौर, जो कि कह सकते हैं इन्होंने 35 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, कुल मिलाकर 35 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल अपने नाम किया। और 2011 से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि 2011 में इन्हें, यानी कि मान कौर को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया था। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि इसके अतिरिक्त उनकी उपलब्धियों को देखते हुए पिछले साल महिला दिवस पर 8 मार्च को उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनसे जुड़े हुए ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखेंगे। 105 वर्ष की आयु में भी हाल ही में इनका निधन हुआ है। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में इंटेल ने किसके साथ मिलकर AI फॉर ऑल पहल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो AI का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंटेल ने भी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE के साथ मिलकर ये मतलब कि इस पहल को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम है AI फॉर ऑल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर E फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन सही होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि इंटेल ने हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से AI फॉर ऑल पहल को लॉन्च करने की घोषणा की है। ये आप ध्यान रखेंगे। और यह पहल देश में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI की बुनियादी समझ पैदा करने और इस वर्ष यानी कि 2021 में 1 मिलियन नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और कार्य से परिचित करने के उद्देश्य से किया गया है इंटेल के द्वारा। और यहाँ पर जो इसका उद्देश्य ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य यह है कि इस पहल के माध्यम से देश में सभी के लिए मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ को पैदा करना है और इसके मतलब उपयोग से परिचित कराना है। ये इसका उद्देश्य है।
चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत देश भर में कितने नए एम्स खोलने को मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 एम्स अस्पताल खोलने की मंजूरी अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा गया प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में 22 नए एम्स खोलने की मंजूरी दी है और वर्तमान में भारत में 11 एम्स अस्पताल हैं और 22 को और भी मतलब कि मंजूर दिया गया है। अर्थात इस योजना के तहत यानी कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत भारत में और 22 एम्स अस्पताल खोलने की मंजूरी अभी हाल ही में दिया गया है। चलिए ये सारी चीजों को यहाँ से आप याद रखेंगे। अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में सोनपुर रेल मंडल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा आपको तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना ही है और साथ ही साथ आपको पूरी तरह विस्तार से लिखना है कि इसके बारे में मैंने जो चीजें बताया है वो सारी चीजें आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे भी पता चलेगा आप वीडियो को रेगुलर देखते हैं और अच्छी तरह देखते हैं और आपको सारी चीजें याद है। तो आप लोग डिटेल में लिखिए कमेंट बॉक्स में। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक है इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।